चलो देखो, कल तुम लोगों को मैं पढ़ाया था चुंबक क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या होते हैं। कल 4 हेडिंग बताया था, ठीक है ना। और वो चीज़ें 12 में बताने लायक नहीं थी, फिर भी बताया था क्योंकि 10 में पढ़ाई जाती हैं वो सब चीज़ें। अब देखो, आज से मैं मेन पॉइंट शुरू करने जा रहा हूँ जो कि 12 के सिलेबस में है, ठीक है ना। कल जो चीज़ें बताया था उसमें कुछ चीज़ें तो हैं सिलेबस में, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नहीं, 1-2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन सब पॉइंट 12 की बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन 10 की बुक में मिल जाएगा। तो बेसिक कल पूरा बता दिया था, अब शुरू करेंगे इसको आगे। तुम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के बारे में, पढ़े थे कि नहीं पहले लेसन में। तो विद्युत क्षेत्र जब पढ़े थे तो उसके बाद तुम लोग निकाले थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, निकाले थे कि नहीं। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के 2 फार्मूले हम बना सकते हैं। एक तो जैसे विद्युत क्षेत्र का बनता था वैसे बना सकते हैं, और एक हम बनाएंगे डेरिवेशन करके, ठीक है ना। एक फार्मूला निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता था उसी का एक फार्मूला उठाएंगे, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र से हम लोग विद्युत क्षेत्र का फार्मूला प्रूफ किए थे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आया था ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3, जहाँ p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है कि नहीं। अब हम लोग भी यहाँ पे एक ऐसा ही फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब उस फार्मूले में क्या होगा, जैसे इसमें आगे एक कांस्टेंट आया है वैसे ही उस फार्मूले में भी आएगा, जैसे इसमें नीचे RQ आया है वैसे उस फार्मूले में भी आएगा, जैसे इसमें आगे 2 आया है वैसे उस फार्मूले में आएगा। बस अलग क्या आएगा, P चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसके जगह कुछ और आएगा, और वही जो आएगा, ये विद्युत क्षेत्र बराबर है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा तो उसका नाम क्या रख देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन वो मेन जो फार्मूला है वो मैं निकालने से पहले थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव के बेस पे चुंबकीय द्विध्रुव के बेस पे निकाल के बताता हूँ। जैसे मैं कल चुंबक के बारे में बताया था, हेडिंग डाल लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था, 2 आवेश रहते थे, बहुत सूक्ष्म दूरी 2l पे स्थित होते थे, तो किसी एक आवेश का परिमाण और सूक्ष्म दूरी के गुणनफल को क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसी तरह ये भी होगा, बस यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव की जगह क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव। और चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब वही जो चुंबक होता है, क्षण चुंबक, उसी की बात की जाएगी। ये होता है, इसको नॉर्थ मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, साउथ। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है इसको मान लेते हैं 2l। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, वहाँ पे विद्युत द्विध्रुव में यहाँ पे और यहाँ पे आवेश रहते थे कि नहीं, यहाँ -q आवेश लेते थे और यहाँ पे +q आवेश। इसमें क्या होगा, -q +q के जगह चुंबकीय आवेश आएगा, चुंबकीय आवेश, ठीक है ना। तो चुंबकीय आवेश को दिखाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। चुंबकीय आवेश को एक प्रकार से बोल सकते हो ध्रुव प्रबलता, ठीक है ना, या ध्रुव सामर्थ्य। यहाँ का जो ध्रुव सामर्थ्य होगा, यहाँ का जो ध्रुव सामर्थ्य होगा, उसी को हम बोल देंगे चुंबकीय आवेश। पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव में केवल ऐसे -q लिख के छोड़ देते थे, अब मैं -q लिख के नहीं छोड़ूंगा, -qm लिखूंगा। यम का मतलब होता है मैग्नेटिक, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म, तो चुंबकीय आवेश कहलाएगा, समझ में आई बात। और नॉर्थ पोल को धनात्मक मान लिया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, +qm, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है, अंदर की पॉइंट होती है, उसको दिमाग में रखो, क्या पता बहुविकल्पी में पूछ दे। ये जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुव की जो पॉइंट होती है थोड़ा सा अंदर ले जाती है चुंबक के, थोड़ा सा अंदर है कि नहीं, एकदम कोनवा पे नहीं ना है, यन और यस थोड़ा सा अंदर है कि नहीं। तो हम पूरे क्षण चुंबक की लंबाई क्या माने हैं,
2l, यल भी मान सकते हो। 2l इसलिए माना हो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जैसे विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l मानते थे, आसानी होता था ना। अगर मैं यल ले लूँगा तो l/2 आने लगेगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन हो जाएगा, होगा ही नहीं, लेकिन जितना अच्छे से आसानी समझ में आए उतना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग 2l मानेंगे, ताकि आधा करें तो यल और यल अलग हो। अगर यल ही रहेगा तो आधा करोगे तो l/2 हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी समझने में। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी बोलता है कि जो चुंबक के दोनों ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबक की लंबाई के लगभग कितने गुनी होती है। मतलब इसमें 2l में और इन दोनों ध्रुवों के बीच में लगभग कितने का अंतर होता है। तो ये दो जो दोनों ध्रुव हैं यन और यस, जो थोड़ा सा अंदर पॉइंट है, उन दोनों के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी में लगभग 5/6 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 5/6 का। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है 5/6। अब जिसमें वो होगा मीटर में तो होगा नहीं, वो बहुत छोटी लंबाई होगी, ठीक है ना। जिसमें भी तुम ले लो उसका 5/6 करोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा। और द्विध्रुव की बात की जा रही है तो द्विध्रुव में छोटी ही लंबाई ली जाती है, बहुत बड़ी लंबाई नहीं ली जाती है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ 1/5, मैं कहूँ 5 मीटर का तुम 5/6 भाग करो तो तुम 5/6 मीटर भाग करोगे, तुम 5/6 भाग करोगे ना। तो में कहाँ मात्रक लगा रहे हो, उसमें कहाँ मात्रक होता है। तुमको 10 का 5 भाग करना है तो 1/5 से गुणा कर लो, 1/5 आम से गुणा करोगे, ऐसा नहीं ना है। तो उसमें मात्रक नहीं लगाना। तो लगभग कितना होता है अंतर? 5/6 का। ये जो 2l है इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का लगभग 5/6 होता है। दोनों सेम ही होते हैं, हम हमेशा सेम मान के ही चलेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो दिमाग में रखना। कहीं लिखना हो तो लिख लो, ऊपर जो भगवान वाली जगह होती है डेट वोट डालते हो ना, वहाँ लिख लो। नहीं छोड़े हो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो दो फार्मूले मैं पहले ही बोल दिया था होंगे। पहला फार्मूला मैं बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के जैसा, दूसरा फार्मूला निकालूंगा डेरिवेशन से, और उसकी डेरिवेशन का जो भी फार्मूला आएगा उसकी इससे तुलना कराऊंगा। अगर ये विद्युत क्षेत्र बराबर है तो इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हो, तो जो फार्मूला निकालेंगे अगर इसी से मिलता जुलता रहेगा तो इसकी जगह जो रहेगा उसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, पहले इसका निकालते हैं। ये जो QM है या प्लस QM माइनस QM है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये QM क्या है? ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है ना। इसको भी वही बोलेंगे, सामर्थ्य होता है। अब सही है, तो ये दिमाग में रखना कि ये आवेश नहीं है, ये क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। चाहो तो केवल स्मॉल m से भी दिखा सकते हो, माइनस स्मॉल m प्लस स्मॉल m, ठीक है। और जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाएंगे? कैपिटल M से। तो अब होगा क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, कहाँ इधर उधर हो रहे हो जी, अभी तक नहीं सही बैठे थे का। ध्रुव सामर्थ्य इंटू दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी या चुंबक की लंबाई। कैसे लिखते हैं? ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। परिभाषित कैसे करोगे? बोलोगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य और ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आई बात समझ में? किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा में नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, अपने से लिखना। नहीं लिख पाओगे तो फिर बोल दूंगा। तो m बराबर ध्रुव सामर्थ्य प्लस Q माइनस Q, माइनस प्लस यहाँ नहीं लाना है, बस इसका ये परिमाण लाना है। प्लस माइनस बता रहा है कि इनका प्रभाव अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, इनसे कुछ अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। होता क्या है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यस की ओर जाती हैं। ऐसा नहीं ना कि हम यस से भी निकाल सकते हैं, तो बस वही बताने के लिए प्लस माइनस लगा है, ठीक है ना। तो एक ध्रुव सामर्थ्य QM
इंटू ध्रुवों के बीच की दूरी 2l, मतलब 2qm इंटू l। एक फार्मूला ये रख सकते हो, जब ध्रुव सामर्थ्य दिया रहेगा तब इसका यूज करोगे, ठीक है ना। लेकिन एक और द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है जो मेन होता है, जिसका यूज बार बार होता है। अगर हम उसके विद्युत द्विध्रुव के परिभाषा से चलें तो चुंबकीय द्विध्रुव का ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सभी फार्मूले पहले चैप्टर से मिलते रहेंगे, कोई फार्मूला अलग नहीं आएगा। अब देखो आगे चलते हैं। तुम लोगों को मैं पीछे एक चीज पढ़ाया था परिनालिका के बारे में, पढ़ा था कि नहीं? तो परिनालिका में ऐसा क्या होता है, देखो परिनालिका का चित्र। हम परिनालिका को चुंबक मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं? देखो चुंबक में होता क्या, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, परिनालिका और चुंबक दिखाने का प्रयास करते हैं, या फिर एक धारावाही लूप भी ले सकते हो। तीनों में समानता होती है। कैसी समानता होती है देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक धारावाही लूप, एक क्या लिख रहा हूँ, धारावाही लूप। फार्मूला हम लोग बाद में देखेंगे। एक मैं धारावाही लूप ले रहा हूँ, ठीक है ना, फिर क्या ले रहा हूँ, परिनालिका, और फिर इधर चुंबक भी लेके दिखाएंगे। धारावाही लूप का मतलब क्या होता था, ऐसे एक ढेर सारे तारों के फेरे लिए जाते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देते हैं, धारावाही लूप। क्या होता है, ऐसे तार ले लो और ऐसे ढेर सारे फेरे लपेट लो एक जगह, यहाँ उसी को क्या बोल देंगे, धारावाही लूप। जैसे ये तार दिख रहा है ना, इसी को ऐसे ऐसे कई सारे फेरों में लपेट लूँ तो ये क्या बन जाए, धारावाही लूप। तो ये धारावाही लूप के कारण अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तरीका बताया गया। जैसे मान लो ये ऐसे बाहर की ओर निकला हुआ ऐसे है, ठीक है ना, तो इसमें धारा ऐसे अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, ऐसे अंदर जा रही है फिर क्या हो रही है, तो ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ से ये अंदर वाला हिस्सा है, और इधर से क्या हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है ना, ऐसे अंदर जा रही है फिर ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे धारा बह रही है। इस वाले सिरे से धारा अंदर, ये वाला हिस्सा बाहर की ओर है और ये वाला हिस्सा अंदर की ओर, तो इधर से धारा अंदर की ओर जा रही है और उधर से बाहर की ओर। और रस्टेड ने शुरू में बता दिया था कि धारा बहे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे निकालेंगे उसकी डायरेक्शन, धारा जैसे बह रही उसके हाथ, उसकी ओर सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ, अंगूठा जिधर जाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो धारा अंदर की ओर जा रही है फिर बाहर की ओर, धारा अंदर की गई फिर बाहर की ओर, अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर की है, मेरी तरफ है कि नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से आ रही होंगी और इधर से ऐसे बाहर निकल रही होंगी, क्योंकि मेरी तरफ था ना। अगर मैं पूछूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, तो यस से एन की ओर होती है, ठीक है ना, किधर की होती है, यस से एन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से इधर आ रही हैं, मतलब हमको डायरेक्शन पता है ना कि उधर की है, मैं तिरिया बारक दिखाऊंगा ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आती हैं, नॉर्थ से आती हैं, साउथ की ओर जाती हैं, इधर से आ रहे हैं, इसका मतलब इधर कौन सा पोल है, हाँ, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की ओर जाते हैं, इधर कौन सा पोल हुआ, साउथ पोल हुआ। नॉर्थ से निकलती हैं ना और साउथ की ओर जाती हैं ना, नॉर्थ से निकलती हैं और किधर जाती हैं, ऐसे और भी सारी रेखाएं आ रही होंगी और ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है ना, ऐसे और भी सारी रेखाएं आएंगी और ऐसे क्या होंगी, निकलेंगी। ऐसे नीचे से भी ऐसे रेखाएं आएंगी और ऐसे क्या होंगी, निकलेंगी। ऐसे रेखाएं आएंगी और क्या होंगी, निकलेंगी। तो चुंबक में भी तो ऐसा ही दिखता था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखती थी कि नहीं। अब ये देखो धारावाही लूप अभी मैं बनाया हूँ, परिनालिका अभी बनाना बाकी है, थोड़ा ज़्यादा पास में लिख दिया, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं साफ सुथरा। देखो यहाँ परिनालिका बना रहे हैं, अच्छे से समझना, अभी शुरुआत है, मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा भी दिमाग घुमाए इधर उधर तो इसको अच्छा आगे समझ में नहीं आएगा। ये समझ में आया कैसे मैं दिखा दिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उधर से उधर है। परिनालिका कैसे बनाते थे, पहले हम एक बेलन लेते थे, कुचालक बेलन लेते थे ना, इस बेलन पे हम क्या कर देते थे, तार लपेट देते थे। ये हमारा कैसा बेलन है, कुचालक बेलन है। कैसा बेलन है,
कुचालक, बतिया एक सुचालक नहीं लिखा हूँ, कुचालक लिखा हूँ। ऐसा मत सोचना कि धारा इनमें बह सकेगी, ठीक है ना। ऐसा बेलन ले लिया। अब इसमें मैं अगर तार के बहुत सारे फेरे लपेट दूँ, ऐसे तार जा रहा है, ठीक है, फिर ऐसे तार जा रहा है, ऐसे तार लपटा रहा है ना, ऐसे तार लपटा रहा है कि नहीं, फिर ऐसे अंदर से आया होगा, यार से बाहर निकल गया, ठीक है ना। ऐसे तार लपेट दिया, एक बेलन लेके इस पे क्या किया, तार लपेट दिया। तार लपेटने के बाद क्या होगा, नहीं मैं कला नहीं पढ़ा हूँ, मैं 10 में संस्कृत पढ़ा हूँ। ये तो प्रैक्टिस से हो गया, प्रैक्टिस करो तुम लोगों का भी बनेगा। कहा हो हमने ऐसे ऐसे घुमाया तो गया खाली। देखो इधर से हम लोग धारा आई प्रवाहित करवा रहे हैं, ये धारा ऐसे जाएगी, घूमते 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 इधर से निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं। ये धारा इधर से प्रवेश करेगी और ऐसे घूमते घूमते इधर से निकल जाएगी। तो अगर इसमें भी हम चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो कैसे आएगी, ऐसे धारा जा रही है फिर बाहर आ रही है, फिर धारा जा रही है फिर बाहर आ रही है, धारा जा रही है बाहर आ जा रही है। बस यहाँ पे क्या हो रहा था, तरवा एक का जगह लपेटा गया था, इसमें ऐसे एक बेलन पे कुछ दूर तक लपेट दिया गया है। अब तो वह चीज़ें वहीं तार लपेटा गया था, यूँ तार लपेटा गया था, उसमें भी धारा अंदर की ओर जा रही थी, बाहर की ओर आ रही है, इसमें भी धारा अंदर की ओर जा रही है, बाहर की ओर आ रही है। उसमें एक का जगह यहाँ नाच रही थी, यहाँ नाचते नाचते आगे भी बढ़ रही है, बस इतना अंतर है ना, बाकी तो सब कुछ वही है। तो यहाँ भी अगर हम कहीं भी किसी भी फेरे में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, ऐसे धारा गई अंदर की ओर, फिर ऐसे बाहर आए, अंगूठा किधर आया, मेरी तरफ, जैसे उसका आया था वैसे इसका भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से प्रवेश करेंगी और उधर से निकलेंगी। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से प्रवेश की, ये सब चीज़ें बताया हूँ मैं पहले। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश करेगी और ऐसे निकल जाएगी। ध्यान रहे कि बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा रहेगी वो लगभग समांतर रहेगी, ठीक है ना। और जैसे ही परिनालिका से बाहर निकलेगी वैसे ही वह टेढ़ी हो जाएगी, दूर होने लगेगी। कारण सबको पता है, जब तक धारा बह रही थी एक समान रूप से तब तक बराबर प्रभाव दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही परिनालिका से बाहर निकलोगे, बाहरवा थोड़ा धारा बह रही है, उधर चुंबकीय प्रभाव घटता जाएगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, ठीक है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी और इसमें लगभग समांतर चलेंगी, फिर यहाँ से ऐसे क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। वैसे नीचे से भी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा आएगी और इसमें समांतर चलेगी, फिर इधर से क्या हो जाएगी, बाहर। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा आएगी, ऐसे प्रवेश करेगी और ऐसे क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। होगी कि नहीं, बोला इसमें कोई दिक्कत किसी को। मुझे कैसे पता चला कि ऐसे ही खींचना है, मुझे पता है डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ऐसे धारा पर घुमा दिया, अंगूठा इधर आ रहा है, रूल है, पहले से पढ़ाया गया, पता चल गया ऐसे। तो अब बताओ, उधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं तो इधर कौन सा पोल है, और इधर जा रही हैं तो इधर कौन सा पोल है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से आ रही है और साउथ पोल की ओर जा रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कल अभी गरम गरम पढ़ाया हूँ कल का चुंबक, ये यन है और ये क्या है, ये क्या है हमारा क्षण चुंबक, ये हमारा है क्षण चुंबक, ठीक है ना। इस क्षण चुंबक में भी तो ऐसा ही होता था कि नहीं। रुको एकदम इसी के जैसा बनाता हूँ मैं, उल्टा कर देता हूँ। ये यस है और ये क्या है, यन है, ठीक है ना। अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे आएंगी, यन से यस की ओर। अंदर कैसे आएंगी, यन से यस की ओर। किसकी ओर आती हुई प्रतीत होंगी, यस की ओर। नॉर्थ से आते हैं साउथ की ओर जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ की ओर। देखो ये उल्टा लिख दिया गया, ये उल्टा लिख दिया गया, ये उल्टा लिख दिया गया, ये उल्टा लिख दिया गया। अब देखो पहले तो हमको यही लग रहा था कि उधर से आ रही है कहीं से और इधर आ रही है, तो उधर कहीं नॉर्थ होगा, इधर कहीं साउथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इधर से निकल रही है और उधर से आ रही है। जहाँ से निकलती है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और जहाँ जाती है वहाँ क्या होता है, इधर से निकल रही है ना, तो नॉर्थ पोल ये होगा।
और इधर आ रही है तो साउथ पोल ये होगा। उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, जिधर से निकलती है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल, कल बताया था ना। और जिसकी ओर आती है उसे क्या कहते हैं। मैं कल नॉर्थ पोल इधर लिख रहा था, साउथ पोल अलग लिख रहा था इधर। आज उल्टा लिखा हूँ क्योंकि मुझे ये हेडिंग पढ़ानी थी, ठीक है ना। जब भी चुंबकीय द्विध्रुव बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, साउथ उधर, नॉर्थ इधर। सही फार्मूला चाहिए, तो बुक वाला फार्मूला चाहिए। वैसे फार्मूला हमेशा सही ही होगा, बस ध्यान रखना कि अगर नॉर्थ उधर ले लिए तो हमेशा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ की ओर आ रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ की ओर, इधर से निकल रही है तो नॉर्थ हो गया, उधर से आ रही है तो उधर क्या हो गया, साउथ। वैसे इधर भी क्या होगा, नॉर्थ, और इधर क्या होगा, साउथ। अब ये भी ठीक है, मैंने इधर नॉर्थ लिया और इधर साउथ। अब इसमें क्या होगा, अंदर तो ऐसे ही नॉर्थ से साउथ की ओर डायरेक्शन होगी, हाँ उल्टा बोल रहा हूँ, साउथ से नॉर्थ की ओर लिखवाया गया है पूरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती हैं। आ रही है कि नहीं चुंबक के भीतर। अब अंदर का हमको कुछ दिखता नहीं है, वैसे दिखा दिया। अब ऐसे साउथ की ओर आएंगी, साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, आएंगी और नॉर्थ से निकलेंगी। साउथ की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी और नॉर्थ से निकलेंगी। साउथ की ओर आएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, भूलो ना मत एकदम। साउथ की ओर आएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की ओर आएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की ओर आ रही है, नॉर्थ से निकल रही, साउथ की ओर आ रही है और नॉर्थ से। क्या ये चित्र और इस चित्र में देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ अलग लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही हैं तो इस चुंबक में भी तो ऐसे ही चल रही हैं, चल रही हैं कि नहीं। तो क्या मैं एक परिनालिका को चुंबक बोल सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो इसके जैसा प्रभाव दिखाएगी, क्योंकि गुण मिल रहा है, एकदम मिल रहा है कि नहीं। जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं वैसे इसमें भी चल रही हैं, बस इसमें हमको अंदर का दिख रहा है, हमने अच्छे से इसको पढ़ा है, अभी इसको बाकी है पढ़ना, ठीक है ना। वैसे अंदर का फोड़ के नहीं दिखाया जा सकता, बाहर से ही इसको देखना है। अब तक पूरे चैप्टर में बाहर से ही देखना, अंदर का इसको तोड़े फोड़ेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। हल्का सा मैं इसके अंदर तक जाऊँगा जब मेन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लूँगा तब, अभी कल वहाँ तक पहुँचेंगे। आज मेन पॉइंट समझाना था कि एक परिनालिका चुंबक के जैसी हो सकती है। मतलब अगर हम चुंबक को लेके किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसकी जगह किसको लेके चल सकते हैं, परिनालिका को। मैं अगर चुंबक को लेके मैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के इसकी तुलना नहीं करवा पा रहा हूँ तो मैं इसकी जगह किसको लूँगा, परिनालिका को, क्योंकि एक परिनालिका भी किसके जैसी है, चुंबक के जैसी। तो मैं एक परिनालिका को लूँगा और इससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालूंगा, फिर इससे तुलना कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं, कैसे निकाल दूँ, कुछ पढ़ाया हूँ इसके बारे में नहीं ना, तो मैं इसी का यूज करूँगा, ठीक है ना। अब इसका यूज करूँगा तो इसका मतलब नहीं है कि इसको चुंबक नहीं मान सकते, इसी के जैसा है तो इसको ही चुंबक मान के चलेंगे। जो परिनालिका के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वही क्षण चुंबक के कारण भी आएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक जैसे। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, कठिन नहीं लग रहा है, बोलो जी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। परिनालिका को हम चुंबक मान सकते हैं, एक धारावाही लूप को भी मान सकते हैं, ठीक है ना। धारावाही लूप से भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है। तो अभी देखना मैं इसमें एक धारावाही लूप बनाऊंगा जब निकालूंगा तो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक क्षण चुंबक की एक परिनालिका के साथ समानता निकालने जा रहे हैं, क्या समानता है इसमें, ठीक है ना, निकालेंगे। और उस जब निकालेंगे तो हमको उसी में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। तो अगली हेडिंग रहेगी क्षण चुंबक और परिनालिका में समानता। क्षण चुंबक और परिनालिका में समानता, ठीक है ना। मैंने दिखा दिया कि क्षण चुंबक और परिनालिका एक जैसे ही होते हैं, जो चुंबक काम कर सकता है वो काम परिनालिका भी कर सकती है, ठीक है ना। जो काम चुंबक करेगा वही काम कौन कर सकता है, परिनालिका कर सकता है,
ठीक है। तो अब इनको समान रूप से लेके और हल करके हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, यही परिनालिका मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, लेकिन सुनो ध्यान से, यही परिनालिका यहाँ बनाने वाला हूँ, लेकिन उसमें ये फेरों औरों की संख्या नहीं दिखाऊंगा, ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना। अब इतना मन में रखो, अगर मैं एक चुंबक नॉर्थ पोल साउथ पोल लिख के दिखा दिया तुमको, तुम्हारे मन में होना चाहिए इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, इधर से निकल रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे है। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, एक परिनालिका बना रहे, ये क्या है, कुचालक बेलन है। ठीक है ना। इधर इसका साउथ पोल होगा और उधर क्या होगा, नॉर्थ पोल। ये इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। इधर मैं दिखा देता हूँ, इधर कौन सा पोल है, साउथ, और इधर कौन सा है, नॉर्थ। ये इस चुंबक का क्या हो जाएगा, अक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे, चुंबक का अक्ष। और इधर से सेंटर से एकदम लेके आएंगे जो वाई एक्सिस होता है, लंबवत अक्ष इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, बोल सकते हो कि नहीं। इसकी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम लोग आर मान सकते हैं या ए मान सकते हैं। ए मान के करते हैं, बुक में ए मान के किया होगा। ठीक है ना। हमने इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया, बेलन की त्रिज्या को, ये वाली त्रिज्या को ए। तो यहाँ भी ए ही होगा, यहाँ पे कुछ और नहीं होगा। ठीक है ना, ज़्यादा गोजना नहीं है चित्र में। तुम बतिया रहे हो, अब बाय के पीठ उठ दूंगा, नहीं तो देखो ध्यान से, पढ़े नहीं हो, ये चीज़ आ नहीं रही है, आ रही है तो बताओ, बतियाओ मत। मैंने एक परिनालिका लिया है, इस परिनालिका में सब कुछ नहीं दिखाया गया है, सब चीज़ें हैं उसमें। ठीक है ना, यहाँ पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब चीज़ें उसमें हैं। फिर मैंने क्या किया, परिनालिका का अक्ष खींचा और उसके लंबवत इस वाई अक्ष को भी दिखा दिया। ये कहाँ से लेना है, एकदम बीच से। अब एकदम बीच वाले पॉइंट से हमको स्मॉल यक्स दूरी पर देखना, ध्यान से एक एक पॉइंट देखना, लंबा डेरिवेशन है। इसके बीच वाली पॉइंट से, यहाँ से यक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, यक्स दूरी पर मैं एक इसका छोटा सा dx लंबाई का हिस्सा लूँगा। इसका कौन सा हिस्सा लूँगा, dx लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा लूँगा, ये वाला। ये हो गया dx लंबाई का हिस्सा। ठीक है ना। मतलब यहाँ भी कुछ फेरे होंगे तार के, होंगे कि नहीं। जैसे यहाँ पे तार लपेटा गया ना, ऐसे ऐसे लपेटा, ऐसे ऐसे नहीं, उधर से ऐसे ऐसे लपेटा गया। तो जब तार लपेटा गया है तो इसकी कुछ लंबाई में कुछ तार के फेरे होंगे। जैसे मैं अगर इतनी बड़ी लंबाई ले लूँ तो इसमें कितने फेरे दिख रहे हैं, 1 2 3। वैसे उसमें भी तार लपेटे गए होंगे एकदम सटा सटा के घने। तो इसमें भी ये लंबाई कितनी है, ये वाली dx है। तो इस dx लंबाई में कुछ फेरे होंगे तार के। ठीक है ना। तो ये बताओ, एक लूप की तरह नहीं काम कर रहा है, इसमें भी तो ढेर सारे फेरे हैं, है कि नहीं। अगर मैं इस वाले हिस्से को निकाल लूँ तो ये यही दिखेगा ना, मुझे दिखेगा कि नहीं। तो इसका मतलब मैं जब इसका छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ तो वो एक धारावाही क्या बन जा रहा है, लूप। और एक प्रकार से अगर हम इस धारावाही लूप के कारण इसके अक्ष पे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें और उसी का समाकलन कर दें तो पूरे का चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा कि नहीं। और एक धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पे जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो मैंने पहले से बता रखा है। देखो dx लंबाई का लिया हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या आएगा, dB आएगा। वहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे तो मैं खाली फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। तो B बराबर क्या होता है, μ0 I r² अपान 2 x² प्लस r² का होल पावर 3/2। शायद से ही होता है, एक बार चेक कर लो, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो डेरिवेशन लंबा है, मेहनत खराब हो जाएगी। एक बार फार्मूला चेक कर लो। धारावाही लूप के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है B बराबर μ0 I r² इंटू x² प्लस r² का होल पावर 3/2। सही है ना। अब देखो उसी का हमको यूज करना है यहाँ पे। मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसी का यूज करना है, ये धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। तो जब मैं इस परिनालिका का एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहा हूँ वो भी एक क्या बन जा रहा है, इसके जैसा धारावाही लूप।
तो बस मैं वहीं से समझ गया कि जब ये धारावाही लूप बन जा रहा है तो इस धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ होता होगा, और उसको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब देखो इस लूप को क्या कहाँ लिया गया है, इसके बीच वाले अक्ष से लंबवत जो अक्ष है एकदम सेंटर पॉइंट से बीच वाले पॉइंट से यक्स दूरी पर लिया गया है, और जो लूप लिया गया वो कितनी लंबाई तक लिया गया है, डी एक्स लंबाई तक। अब हमको क्या करना है, इस परिनालिका के अक्ष पर, इस परिनालिका के अक्ष पर आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट पी लेना है, एक पॉइंट पी लेना है, और इसी पॉइंट पी पर हमको ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। पी कितनी दूरी पर है, तो अगर हमको इससे ज्ञात करना है, ये जो यक्स दिख रहा है ना फार्मूले में, ये यक्स क्या होता है, लूप से उस पॉइंट की दूरी होती है अक्ष पर। ठीक है ना। तो हमको यहाँ से इस लूप से पी की दूरी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, पूरी यक्स है, पूरी कितनी है, आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस यक्स। ठीक है ना, आर माइनस यक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि डी एक्स भी तो बिचवा में है, लग रहा है तो बोलो। छोटा सा हिस्सा लिए हो ना, एकदम छोटा सा, उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो इस लूप से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, आर माइनस यक्स। कोई दिक्कत नहीं ना है। इस परिनालिका में धारा मान लेते हैं आई प्रवाहित हो रही है, अभी लिख देंगे उसको। ठीक है ना। परिनालिका में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई, यहीं लिख लेते हैं। परिनालिका में धारा आई प्रवाहित हो रही है, परिनालिका में धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। अब इसके कारण हमको यहाँ पे निकालना है, हमको पता है कि अगर इस बेलन की त्रिज्या ए है तो इस लूप की भी तो त्रिज्या ए ही होगी, होगी कि नहीं। तो त्रिज्या आर के जगह हम क्या रखने वाले हैं, ए, यक्स के जगह क्या रखने वाले हैं, आर माइनस यक्स लिखने वाले हैं कि नहीं। आर की जगह तो ए ही रखने वाले हैं। एक चीज़ और इसमें अड़बड़ करने वाला है हम लोगों को, आई। एक चीज़ और हम लोगों को इसमें अड़बड़ करने वाला है, कौन, आई। आई तो पता है ना, पता है कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो वो तो सब फेरों में प्रवाहित हो रही है, इसमें कितने फेरे हैं पता है ना। तो मेन पॉइंट यही है, हमको सब कुछ अभी तक पता है, बस एक आई अड़बड़ कर रहा है। और इसमें जितने भी फेरे हैं, अगर हमको इस लूप में धारा निकालनी है तो हमको मानना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा कि कितने इसमें फेरे हैं। तो पहले डेरिवेशन जो लोग पढ़े हैं तो उनको पता होगा कि स्मॉल एन को हम लोग मानते थे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो माना एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इक्वल टू स्मॉल एन। कुल फेरों की संख्या कितनी होगी, कैपिटल एन। अब ये वाला एन नॉर्थ पोल मत समझना, ठीक है ना, तो कुल फेरों की संख्या है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल एन। एकांक लंबाई में अगर एन फेरे हैं तो dx लंबाई का हमने लूप लिया है, तो dx लंबाई में कितने फेरे होंगे, एन इंटू dx होंगे कि नहीं। हाँ, dx लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू dx। ठीक है ना। अब परिनालिका में धारा कितनी हम लोग भेज रहे हैं, तो प्रत्येक फेरे में धारा आई है, तो इतने फेरों में धारा इतना इंटू आई होगी कि नहीं। एक फेरे में आई धारा, तो इतने फेरों में कितनी धारा, इतना इंटू आई धारा। तो अब एन इंटू dx फेरों में धारा
बराबर n इंटू डी एक्स इंटू क्या कर लेंगे, अगर ये कोष्टक नहीं लगाना चाहते हो तो डी एक्स को लास्ट में लिखना, आई को पहले लिख लेना, ठीक है। तरीके से लिखना सीखो। वैसे ज़्यादा इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि डी एक्स को पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे, लेकिन ध्यान दिया करो, ठीक है ना। कहा पता एग्जामिनर देख ले गलती से काट सकता है नंबर। डी एक्स आई भी लिखा होगा तो लगेगा ना एक्स इंटू आई है कि नहीं, लेकिन एक्स के साथ इंटू में नहीं आई है, पूरे डी एक्स के साथ है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखा करो। तो हमको पता चल गया कि कितनी धारा है, ठीक है ना। इस आई की जगह अब हम रख सकते हैं क्या, n इंटू डी एक्स इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं ना यार। यही हमको तो ये सब पता ही थे, यही गड़बड़ कर रहा था, उसको भी क्या किए, निकाल लिए ना। अब सीधे वही फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे लूप के कारण अक्ष पर स्थित P पर चुंबकीय क्षेत्र, बताओ क्या लिखूं, dV लिखूंगा ना। अगर मैं पूरा एक लूप ही लिया रहता तो मैं कुछ नहीं लिखता, पूरे का डायरेक्ट चुंबकीय क्षेत्र लिखता, लेकिन मुझे पूरे परिनालिका का निकालना है, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, तो छोटे से हिस्से के कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी छोटा ही आएगा, तो इसीलिए डी लगा दिया आगे, ठीक है। बराबर फार्मूला है म्यू नॉट आई, आई का मान ये निकाले हैं n इंटू डी एक्स इंटू आई, हमारी धारा यहाँ पे इतनी आई है, ठीक है ना, इंटू आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पे क्या है, ए है, आर का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या हमने माना ए, तो क्या लिख दिया ए स्क्वायर, फिर बटे लगा है तो बटे लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगा है बटे, फिर क्या लिखा है 2, बटे लिखने के बाद क्या लिखा है 2, फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यक्स जो होता है वो अक्ष पे दूरी होती है बिंदु P की, कितनी है आर माइनस यक्स, आर माइनस यक्स का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर, अब यहाँ कोष्टक चेंज कर लेते हैं क्योंकि अंदर भी कोष्टक आ रहा है, फिर प्लस आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी है ए स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा वही पुरानी बुद्धि का है कि P बहुत दूर स्थित हो तो यक्स बहुत छोटा होगा और उसकी त्रिज्या भी क्या होगी बहुत छोटी हो, ठीक है ना। जब P बहुत दूर स्थित हो, ठीक है ना, जब P कहाँ स्थित हो, जब P बहुत दूर स्थित होगा, जब P कहाँ स्थित होगा बहुत दूर स्थित होगा, तब ये वाली लंबाई बहुत बड़ी हो जाएगी, जो आर लंबाई है वो क्या हो जाएगी बहुत बड़ी, आर बहुत बड़ा हो जाएगा यक्स से, होगा कि नहीं, और आर बहुत बड़ा हो जाएगा उसकी त्रिज्या ए से, तो जब बहुत बड़ा हो गया तो हम यक्स और ए को अब क्या मान सकते हैं नगण्य, अतः यक्स और ए को नगण्य मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, यक्स और ए को क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। अब यहाँ तक जो समझ गया उसके लिए आगे का डेरिवेशन बहुत आसान है, क्योंकि आगे का वही पुराना रूल, कौनो चीज़ तनी से पता हो समाकलन कर दो पूरा निकल जाएगा, कई बार यूज कर चुके हैं। मैं नीचे वाला फार्मूला मिटा रहा हूँ उसको उसी तरह रहने दूंगा, ठीक है ना, उसी से तो हमको तुलना करनी है, उसी को मिटा दूंगा तो फिर समझोगे कैसे, या छोटा सा लिख देता हूँ मिटा के कोने में, जगह तनी बन जाए, यार रहने देते हैं लास्ट में ही लिख लेंगे जहाँ जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो देखो हमने किसको नगण्य माना है यक्स और ए को,
यक्स और एक हो, लगातार देखना है एकदम, ठीक है ना, ये ना कि ज़्यादा हो रहा है। अब 12 में पढ़ रहे हो तुम लोग। जब समझ में आएगा तो दिमाग इसी पर रहेगा, नहीं समझ में आएगा तब दिमाग भटकेगा इधर उधर, ठीक है ना। अभी तक समझ में आ रहा है ना, तो अपने आप यही को देखोगे बिना कहे। हम यक्स और ए को नगण्य करने वाले हैं, मतलब इसको हटाने वाले हैं, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? तो इसको हटाएंगे तो फिर बचेगा क्या? डी बी बराबर म्यू नॉट, ऊपर वाला नहीं हटाना है, ऊपर आता ये का ए नहीं हटाना है, ठीक है ना। यक्स, अगर इसको ही जीरो करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जीरो हो जाएगा, इसको नहीं करना है, ठीक है। डी एक्स को लास्ट में करते हैं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, यक्स कहाँ लिखा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे 2 कोष्टक में है जीरो कर दिए, तो आर में से जीरो घटेगा आर आएगा, है ये जीरो हो गया, जीरो आर में जीरो जोड़ोगे जीरो आर ही आएगा। तो कुल मिला जुला के आर स्क्वायर बस बच रहा है कि नहीं? कुल मिला जुला के क्या बच रहा है? और पूरे के पावर 3/2 है, ये 2 से 2 मर जाएगा, और यहाँ पे निकल के आएगा डी बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स बटे 2r क्यू, 2r क्यू। यहाँ तक दिक्कत लगी? कुछ नहीं लगी? बस आगे कुछ नहीं है, डी बी निकल चुका है, ठीक है ना, डी बी निकल चुका है। अब क्या करना है हमको? बस समाकलन करना है, और समाकलन करते ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूले से तुलना करा के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पे उसके बराबर क्या कर लेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अब निकालेंगे हम लोग क्या, हमको इसका जो छोटा सा हिस्सा लिए थे डी एक्स लंबाई का, जो लूप लिए थे, उसके कारण हमको मिल चुका है चुंबकीय क्षेत्र, ये रहा। अब हम क्या करने वाले हैं? पूरे परिनालिका के कारण, पूरे परिनालिका के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको क्या मानेंगे? B, और B बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ डी बी, समाकलन, ठीक है ना। क्या करना है? समाकलन करते हैं, यहीं डायरेक्ट रखता हूँ फिर आगे करेंगे। डी बी की वैल्यू वहाँ से उठा के पटको यहाँ, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डी एक्स बटे 2r क्यू। तो यक्स खाली अंदर छोड़ना है, बाकी सबको बाहर, और यक्स कहीं ये नहीं है तो छोड़ोगे कैलकुलेट बाहर निकालो, डी एक्स अंदर में रहेगा। तो बहुत बड़ा समाकलन तो नहीं लग रहा है कि होगा। यक्स नहीं ना कहीं है जी, यक्स तो खत्म हो गया ना, जीरो हो गया, नगण्य हो गया, तो यक्स तो है ही नहीं। तो अब क्या आ जाएगा? डी बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर म्यू नॉट एन आई स्मॉल एन आई ए स्क्वायर बटे 2r क्यू बार इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। बस यही ना बचा, क्योंकि यक्स और है नहीं कहीं कि अंदर में रोके। अब डी एक्स का समाकलन यक्स होता है कि नहीं? डी एक्स का समाकलन क्या होता है? यक्स। डी एक्स का समाकलन क्या होता है? यक्स। लेकिन यहाँ पे हम यक्स नहीं लेंगे, वो फार्मूले में होता है, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स क्या है? एक छोटी सी परिनालिका की लंबाई है। डी एक्स एक छोटी सी परिनालिका की क्या है? पूरी लंबाई हम लोग मान लेते हैं यल, जो कि पहले भी माने, या 2l मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ पे 2l मान के चल रहे हो ना चुंबक को, तो 2l मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा करे तब, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। तो केवल यल मान के चलते हैं, अगर फार्मूला गड़बड़ बना तो 2l मान लेंगे, ठीक है। तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तनित लंबाई हो, समाकलन का मतलब पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई हमने क्या मान लिया?
यल, तो इसके जगह यल रखेंगे तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू यल बटे 2r क्यू। अब ये फार्मूला तो बन चुका है, लेकिन ये अभी उसके जैसा नहीं लग रहा है। किसके जैसा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/, ये अभी इसके जैसा नहीं लग रहा है। कांस्टेंट वोस्टेंट कुछ अलग है नहीं इनमें, नहीं ना, तो पहले वही के अलग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, कुल फेरों की संख्या कितनी है? यन। यल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल यन है ना। एकांक लंबाई में हमने यन माना है, तो यल लंबाई में यन इंटू यल, तो इसमें देखो यन इंटू यल बन रहा है कि नहीं। इस यन इंटू यल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? चूंकि कैपिटल यन बराबर क्या होगा? स्मॉल यन इंटू, क्योंकि एकांक लंबाई में यन है, तो यल लंबाई में यन यल, और यन लंबाई में हमने मान चुका है यल लंबाई में कि कितना है? यन, तो यहाँ पे यन इंटू यल की जगह यन कैपिटल रख देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल यन आई ए स्क्वायर बटे 2r क्यू। अब मैं शुरू में बोला था कि यहाँ पे जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, उसी तरह जब चुंबक पढ़ोगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट अपन 4 पाई, बायो सेवर्ट के नियम में मिल चुका था। तो म्यू नॉट तो है, 4 पाई नहीं है, नीचे 2 भी है, हमको नीचे 4 पाई चाहिए, तो 2 पाई से गुणा कर देते हैं, तो 4 पाई हो जाएगा ना। तो ऊपर नीचे हम किससे गुणा करने वाले हैं? ऊपर नीचे कोई भी चीज़ अपने से करते हो तो दोनों में करना होगा, ताकि काट डालो तो फिर यही बचे। ठीक है, अंदर भेजो। अब इसको तरीके से लिखूंगा, देखना। b बराबर म्यू नॉट अपान 2 दूना पाई भी यहीं ला दिया, बाकी सबको अलग कर रहा हूँ। यन आई 2 यहाँ आगे कर लिया, ठीक है ना। ये वाला 2 कहाँ कर लिया? यहाँ पे यन आई, फिर पाई ए स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना, बटे 2 पाई तो गया है, r क्यू बचा है कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो म्यू नॉट लिख लिया, 2 पाई का 2 में गुणा करके 4 पाई लिख लिया, फिर इस 2 को यहाँ लिख लिया अलग करके, ठीक है। फिर यन आई उतार लिया, पाई ए स्क्वायर को एक साथ कर लिया, और ये r क्यू यहाँ लिख दिया। कुल वह चीज़ें बस आगे पीछे किया हूँ, सही से एडजस्ट किया हूँ, ठीक है ना। म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट हमको मिल चुका है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। 2 यन आई भी ऐसे ही रहने देते हैं, बटे r क्यू भी रहने देते हैं। पाई ए स्क्वायर कौन बताएगा क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, जो कि क्या होगा? पाई, अरे नीचे आई कहाँ बन रहा है? वृत्त ऐसा ऐसा बना है ना, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर की जगह हमको क्या रखना है? ए, तो पाई ए स्क्वायर हो गया। तो पाई ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। आया समझ में? क्या रख देंगे? ए। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट भी इसी के जैसा कांस्टेंट मिल गया लगभग। कांस्टेंट होना चाहिए, अब जरूरी है थोड़ा एकदम हुआ आ जाए। आर क्यू यहाँ था, यहाँ भी मिल गया, मिल गया कि नहीं? 2 यहाँ था, 2 भी मिल गया। यहाँ था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बोल रहे थे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे वही आघूर्णवा की जगह कुछ और मिलेगा, बाकी कुल तो सेम मिला है, तो ये भी इसका मतलब आघूर्ण ही होगा। जब सब कुछ सेम है तो ये भी सेम होगा, बस वहाँ विद्युत द्विध्रुव लेते थे और यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव लिया गया, क्योंकि परिनालिका एक चुंबक के जैसी ही होती है, अभी वहाँ दिखाया गया है, दिखाया गया कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चुंबकीय द्विध्रुव लिए हम लोग और इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, तो ये जरूर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ही होगा, होगा कि नहीं? तो लिख सकते हैं अतः चुंबकीय
द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम किससे प्रदर्शित करते हैं? यम बराबर एन आई इंटू ए। अब जो चीज़ ये तुमको डायरेक्ट बताएगा ना, कह देना कि हम ना मानव, सिद्ध करके बताओ, ठीक है ना। मानना मत कभी डायरेक्ट। मैं भी बोल दिया होता तो मान लिए होते, ठीक है ना, नहीं तुम लोग मान लेते। तो अब यहाँ पे यम रखेंगे तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4π2m अपान, अब देखो उसके जैसा हुआ कि नहीं? तो पूरा कथा समझ में आई? हाँ, ये नहीं है, बाकी सब उतारना है, ठीक है। वीडियो चालू थी ना जी।